आसाम के धीमाजी में 15 साल कब्ल हुए धमाके के केस में अदालत ने 6 मुल्जिमीन को कसूरवार पाया है। इस केस में 8 मुल्जिमीन को अदालत ने बरी कर दिया है। इस केस में 15 मुल्जिमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। ख्याल रहे कि 2014 में यौम आज़ादी के मौके पर एक स्कूल में यह धमाका हुआ था, जिसमें 10 बच्चों समेत 13 अफराद जाँ बहक हुए। आपको बता दें कि आसाम के धीमाजी में 15 साल कब्ल हुए धमाके के केस में अदालत ने 6 मुल्जिमीन को कसूरवार पाया है। इस केस में 8 मुल्जिमीन को अदालत ने बरी कर दिया है। हमारे नुमाइंदे संजीव लाहन इस वक्त लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव, 15 साल के बाद इस केस का फैसला आया, 6 मुल्जिमीन को कसूरवार पाया गया है और 8 को बरी कर दिया गया है। उसके अलावा अदालत में आज क्या हुआ? हाँ, देखिए, तो आज से 15 साल बाद जो धीमाजी में विस्फोट हुआ था, बड़ा सा विस्फोट, उन इंसिडेंट में तो 13 आदमी 13 आदमी शहीद हो गया था। आज वो भार्डिक निकल गया, आज वो घटना का भार्डिक निकल गया और उनमें कुल मिलाकर 15 एक्यूज था और उनमें आज जो फाइनल भार्डिक हुआ, भार्डिक में उसे पीपल का वो इम्प्रिजनमेंट मतलब पनिशमेंट वो भी धीमाजी अदालत ने घोषणा किया है। उनमें है मुही हंडिगोई, जतिन जोरी, दीपांजलि गुहाई, लीला गोगोई, उनको यावज्जीवन कारादंड मिल गया है और उससे वो 2 का प्रशांत भूया, हेमंत गोगोई को 4 साल का इम्प्रिजनमेंट मिल गया है। और धीमाजी का जो विस्फोट हुआ था उनसे आज तक 15 साल अभी तो बीत गया था। उन 15 साल में धीमाजी का आम आदमी और जो लोग था, विक्टिम लोग था, उन्होंने आशा किया था आज भार्डिक के लिए। और उन लोग अभी जो विक्टिम पूरे फैमिली है, उन्होंने अदालत के सामने बयान किया है। अदालत का जो डिसीजन है उन्होंने वो स्वागत किया और कोई है तो इस घटना इंसिडेंट हुआ था उनको भी पनिशमेंट मिलना चाहिए, ऐसे बोलकर। संजीव, इस केस में 15 साल क्यों लगे फैसला होने में? क्या वजह है कि इतना लंबा वक्त? हाँ, देखिए, तो ये था एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी था। और कांग्रेस का जो दिन था उनमें वो इंक्वायरी का थोड़ा सा धीमी हो गया था, क्योंकि कोई बड़ा नेता उन घटना में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था, ऐसे बोल रहा है। जो इंक्वायरी करने वाला जो आदमी है और मतलब सरकारी आदमी है। पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का मतलब, संजीव, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का मतलब इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेशर भी था या पॉलिटिकल वर्कर्स इन्वॉल्व थे? क्या वजह थी इसकी? पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्व प्रेशर था और इंक्वायरी में। और ऐसा आशा किया था को पॉलिटिकल पार्टी का जो मेनली कांग्रेस पार्टी का कोई अभी मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अदालत ने उनको दुखी साब्यस्त नहीं किया। उन लोगों ने कांग्रेस का बड़ा सा नेता उन घटना में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था और अल्फा का जो टॉप ऑर्डर लीडर्स हैं उनने भी कुछ लोग इस घटना में इन्वॉल्व था, क्योंकि और इनमें कुल मिलाकर उनमें पॉलिटिकल प्रेशराइज करके जो इंक्वायरी हुआ था, इंक्वायरी में थोड़ा सा धीमी आ गया था, क्यों, और इसलिए 15 साल इंतजार करना पड़ा, क्यों। लेकिन आज जो भार्डिक निकल गया, तो भार्डिक निकालने के बाद जो विक्टिमाइज फैमिली है उन्होंने जो सख्ती का निश्वास अभी लिया और आशा किया जो शहीद हो गया, शहीद का जो सोल है उनको भी शांति मिलेगा, उनको भी शांति मिलेगा। ओके संजीव, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने आरएसएस पर ताज़ा हमला किया है। पार्टी ने ट्विटर हैंडल पर आरएसएस को निशाने पर लिया है। कांग्रेस के ट्वीट में आरएसएस पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस रहने का इल्जाम लगाया गया है। इतना ही नहीं, संघ पर मुल्क में तशद्दुद बर्पा करने और महात्मा गांधी के कत्ल की साजिश में भी शामिल रहने का संगीन इल्जाम लगाया गया है। कांग्रेस ने आरएसएस को बरतानवी हुकूमत का वफादार भी बताया है। रंजीता झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बराह रास्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजीता, आज आरएसएस को फिर से निशाने पर लिया कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर, इसके बारे में क्या अपडेट? जी बिल्कुल गौहर, देखिए
कांग्रेस का ये ट्वीट जिस पर हम जिक्र कर रहे हैं, जाहिर तौर पर ये कई बार राहुल गांधी ने भी और कांग्रेस के कई नेताओं ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। आज सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस ने एक ट्वीट के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि क्या विचारधारा है आरएसएस की और किस तरह से आरएसएस ने इतिहास में काम किया है। साफ तौर पर इसमें आरोप लगाया गया है कि आरएसएस देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रही है। इसके साथ ही गांधी जी के हत्या में उनका हाथ रहा है, जिसका जिक्र कई बार राहुल गांधी ने भी किया है। तो एक कहीं ना कहीं एक विचारधारा को टारगेट करने की कोशिश की गई है। आरएसएस किस तरह से काम करता है, आरएसएस ने इतिहास में क्या किया है, किस तरह से वो झंडे का सम्मान नहीं करती थी। आजादी के कितने साल बाद भी आरएसएस मुख्यालय में भारत का झंडा नहीं लहराया गया। इसके अलावा जिस तरह से राहुल गांधी ने भी कई बार इस बात का जिक्र किया है कि गोडसे विचारधारा ने गांधी जी की हत्या की और वो विचारधारा आरएसएस की विचारधारा है, इसको भी लेकर टारगेट किया गया है इस ट्वीट के जरिए। और ये सीधा निशाना आरएसएस बल्कि उस सोच को अपने साथ रखने वाले बीजेपी पर भी निशाना है। और इस ट्वीट में एक वीडियो भी साथ में लिंक किया गया है, जिसमें ग्राफिक्स के जरिए और कुछ पॉइंटर्स के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि आजादी से पहले और आजादी के बाद आरएसएस ने किस तरह से देश में काम किया है। रंजीता, आज जो राहुल गांधी अदालत में हाजिर हुए उसके बाद राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैं बीजेपी और आरएसएस से अब 10 गुना ज्यादा ताकत से लड़ूंगा। और यानी कि यहां पर भी कहीं ना कहीं उनको बीजेपी और आरएसएस पर ही निशाना साधना था। जी बिल्कुल, देखिए आज राहुल गांधी मानहानि के केस में आज कोर्ट में पेश हुए थे और जब वहां से निकले वो तो मीडिया से उन्होंने बात की और साफ तौर पर उन्होंने 2-3 चीजें कही। इस्तीफे पर उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, सवाल लिया गया तो उन्होंने ये कहा कि कल मैंने इस बात पर साफ कर दिया था ट्विटर के जरिए और मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जहां तक आगे की राहुल की क्या रणनीति है, क्या रोड मैप रहेगा, उस पर भी राहुल ने खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि विचारधारा की लड़ाई है और इस लड़ाई को मैं कायम रखूंगा और जितनी मजबूती से पिछले 5 साल में काम करते हुए आपने मुझे देखा, उससे 10 गुना ज्यादा मजबूती से अब किसानों की बात, युवाओं की बात और आम जनता की बात लोगों के सामने रखता रहूंगा। पद की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने बैक ऑफ द माइंड ये सोच रखा है कि आखिर अध्यक्ष का पद जाने के बाद किस तरह से राहुल गांधी काम करेंगे, क्या रणनीति रहेगी राहुल गांधी की। तो जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया, एक बॉडी लैंग्वेज भी समझने की कोशिश की जाए, बहुत आत्मविश्वास के साथ राहुल गांधी दिख रहे थे। आगे की क्या राहुल गांधी की रणनीति रहेगी, ये आने वाला समय में पता चल पाएगा। जी बहुत शुक्रिया रंजीता इस तमाम तर जानकारी के लिए। हद की इज्जत केस में शिवड़ी अदालत से राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। राहुल गांधी को 15,000 रुपए के मुचलके पर अदालत से जमानत मिली है। राहुल गांधी ने इस मामले में खुद को बेकसूर बताया है। ख्याल रहे कि राहुल गांधी ने गौरी लंकेश कत्ल के लिए आरएसएस के नजरिए को जिम्मेदार बताया था। मैं गरीबों के साथ खड़ा हूं, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़ा हूं और आक्रमण हो रहा है, मजा आ रहा है। मैंने कल जो भी कहना था मैंने अपने नोट में कह दिया है। जैसे पिछले 5 साल में लड़ा ना, उससे 10 गुना ज्यादा। कोर्ट ने उनको राहुल गांधी को समन्स इशू किया था, एक केस फाइल किया डेफेमेशन का द्रुतिमान जोशी ने। उस समन्स के रिप्लाई में आज राहुल गांधी कोर्ट आए थे। उन्होंने नॉट गिल्टी प्लीड किया है और उन्होंने बेल एप्लीकेशन डाला था, जो बेल कोर्ट ने मंजूर किया है। और एक्स एमपी एकनाथ गायकवाड़ उनके लिए श्योरिटी खड़े हुए हैं। कोर्ट ने उनको बताया कि ऐसा कंप्लेंट फाइल हुआ है, ऐसा डेफेमेशन का सेक्शन 500 आईपीसी, जिसमें उन्होंने गौरी लंकेश के मर्डर के बाद एक इंटरव्यू दिया था दोनों ने, सीताराम येचुरी और राहुल गांधी ने साथ में। उस इंटरव्यू पे से कंप्लेनेंट ने ये दाखिल किया केस। तो राहुल गांधी जी ने आज बोला है कि ही प्लीड्स नॉट गिल्टी टू द केस एंड अब इसमें मुकदमा चलेगा, जिसमें विटनेसेस आएंगे और ट्रायल चलेगा। राहुल गांधी के बाद तेजस्वी यादव ने भी इस्तीफे की पेशकश की है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी के इस्तीफे देने पर आरजेडी के सभी एमएलए इस्तीफा देंगे। आरजेडी अरकान असेंबली ने मीटिंग में यह फैसला लिया है।
जम्मू कश्मीर रियासती बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने इल्जाम लगाया है कि बेशतर अलहदगी पसंदों और मिलिटेंट लीडरों के बच्चे बैरूनी ममालिक या तो तालीम हासिल कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं। कौल का कहना है कि आम कश्मीरी ही परेशान है। उन्होंने इस हवाले से एक अंग्रेजी अखबार का हवाला दिया है। कौल श्रीनगर में पार्टी की एक तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अलहदगी पसंद लीडरों के खिलाफ कार्रवाई की ज़मीनी सतह पर मज़बूत नताइज सामने आ रहे हैं। कौल ने कहा कि सूरत हाल में इतनी तब्दीली आई है कि अब वज़ीर दाखिला के दौरे पर अलहदगी के पसंदों ने हड़ताल की कॉल भी नहीं दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी रियासत में पंचायती इदारों को बाइख्तियार बनाने के हक में है। कितने बच्चे यहाँ के टेररिस्ट, यहाँ के हुर्रियत के नेताओं के आउटसाइड कंट्री अमेरिका में और बाकी सब देशों में या तो वो ट्रेनिंग कर रहे हैं या तो वहाँ मुलाजमत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब ये लोग यहाँ सुनेंगे, यहाँ उसको पढ़ेंगे, तो लोगों को लगेगा कि भाई हमको किस मुसीबत में डाल रहे हैं और अपनी क्या इनकी हालत है। ठीक है, एक आध किसी बच्चे ने कहा जी मैं भी मुजाहिद बनूंगा, वो अलग विषय है, लेकिन आम इनके बच्चों की, इनके लोगों की, इनके किड्स की क्या सिचुएशन है वो आज एक्सेल शेयर में आप देखिए, बहुत बड़ा वो छपा है। और आम तौर पर मुझे लगता है कि लोगों ने इसको सराहा है। जो भी गुड गवर्नेंस के लिए हमारे गवर्नर साहब के एडमिनिस्ट्रेशन ने कदम उठाए हैं, लोगों ने उनको सराहा। आम कश्मीरी ने, जो हम कभी कभी ये लगता था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन आम जो कश्मीर का व्यक्ति है, कश्मीर का लीडर भी है, कश्मीर का आम नागरिक है, वो इन चीज़ों को हेल कर रहा है। गवर्नर को इसकी मुबारकबाद देता हूँ और मुझे लगता है इनसे माहौल ठीक हो जाए। होम मिनिस्टर साहब आए हैं, किसी ने बंद की कॉल नहीं दी। ऐसा तो हुआ पहली बार ही है 30 साल में। जब भी यहाँ होम मिनिस्टर आते थे या प्राइम मिनिस्टर आते थे तो बंद की कॉल होती थी। आज तो अमित शाह जी आए एज अ होम मिनिस्टर, किसी ने बंद की कॉल नहीं दी। इसी से हमको लगता है कि वह चेंज तो है, आम लोगों में चेंज है, आम समाज में चेंज है, और आम ये जो लीडर्स हैं इनके, जो इस प्रकार के लोगों को बहकाते थे, उनमें भी चेंज है। टीएमसी रुकने पार्लियामेंट नुसरत जहां ने आज कोलकाता में जगन्नाथ यात्रा में शिरकत की। श्री कृष्ण भक्ति की तशहीर के लिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस ने नुसरत को रथ यात्रा में शिरकत के लिए मदऊ किया था। नुसरत के साथ उनके शौहर निखिल जैन भी मौजूद थे। इस मौके पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी मौजूद थी। वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्वं नृसिंहमहं भजे। ओम नीलाचल निवासाय There's no political inclination towards or political angle towards this thing. It's about faith and belief. I have repeated this. And since we're talking on humanity, we're talking on love. Let's just keep politics and religion apart. See, I don't really pay heed to, I've already mentioned, I've given my comment. I don't really pay heed to things which are baseless. I know my religion. I have been Muslim by birth and I'm still a Muslim. It's about faith. You have to feel it here inside your heart and not in your head. But those who are questioning that you are practicing religion. और इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से। कांग्रेस रुकने असेंबली नीतीश राणे के हामियों की सीनाजोरी, एक इंजीनियर पर फेंका कीचड़। हाईवे का मुआयना करने पहुंचे थे नीतीश राणे के हामियों ने इंजीनियर को पुल पर बांध कर रखा। कांग्रेस रुकने असेंबली नीतीश राणे के हामियों की सीनाजोरी सामने आई है। एक इंजीनियर पर कीचड़ फेंका गया है। जब हाईवे का मुआयना करने पहुंचे नीतीश राणे तो राणे के हामियों ने इंजीनियर को पुल पर बांध रखा था और एक इंजीनियर पर कीचड़ फेंका गया। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से नीतीश राणे के हामी एक इंजीनियर पर कीचड़ फेंक रहे हैं। कांग्रेस रुकने असेंबली नीतीश राणे के हामियों की एक सीनाजोरी की एक और तस्वीर सामने आई है। वसीम अंसारी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। वसीम, आप बताएं क्या पूरा मामला रहा। ये नीतीश राणे वहां पर पहुंचे और अपने हामियों के साथ हाईवे का सर्वे करने के लिए आखिर क्यों उन्होंने इंजीनियर को पुल से बांधा और कीचड़ फेंका? देखिए, मुंबई गोवा हाईवे पे कनकड़ी के रास्ते पर काफी गड्ढे हैं जिससे भरा नहीं जाता। इसे लेकर नीतीश राणे काफी नाराज थे। उनका कहना था कि जो इंजीनियर्स है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर गड्ढा है और इसी गड्ढों की वजह से कई बार लोगों की जानें चली जाती है। अपनी नाराजगी उन्होंने जिस तरह से दर्ज करी, ये ठीक नहीं है। लोगों के लिए इसकी निंदा लोग कर रहे हैं। जिस तरह से देखा गया कि जो हाईवे के इंजीनियर थे प्रकाश शेडेकर, उन्हें गढ़ नदी पर बांधा गया और जो उनके कार्यकर्ता थे साथ वो डब्बे में
भरे हुए कीचड़ उनपे गिरा दिया और ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से लोगों को परेशानी होती है और कीचड़ से लोग जब यही कीचड़ से गुजरते हैं। ये जो हाईवे है काफी अहम हाईवे माना जाता है, कनकौली मुंबई को जोड़ने वाला हाईवे है और रोजाना कई गाड़ियां यहाँ से गुजरती है, तो हादसे ना हो इसे खास करके ध्यान रखने की कोशिश लोगों तक के पहुंचाने की कोशिश इस तरह से नीतीश राणे की तरफ से की गई है। वसीम, नीतीश राणे अक्सर इस तरह के मामलों में खबरों में रहते हैं। पहले भी एक गोली का वाकया हुआ था जब उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्टर पर गोलियां चलाई थी, लेकिन इस मामले में क्या उनके खिलाफ कोई केस दर्ज कर लिया गया है? देखिए, जिस तरह से उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है उसे लेकर जो इंजीनियर्स है वो काफी नाराज हैं और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने शिकायत करने की एक पहल करने वाले हैं। जल्दी वो शिकायत भी कर सकते हैं कि जिस तरह से इंजीनियर्स को बुलाया जाता है और उस दौरान उन पे कीचड़ उछाला जाता है, बांध के रखा जाता है और उनके साथ अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे लेकर नाराजगी है। जहां तक नीतीश राणे हैं वो काफी आक्रामक नेता माने जाते हैं। उनके पिता नारायण राणे वो भी काफी आक्रामक नेता माने जाते हैं। कंकोली से वो विधायक भी हैं, कांग्रेस के विधायक हैं और उनकी नाराजगी इस कदर देखी जाती है। उन्हें एक बागी नेता भी कहा जाता है। जिस तरह से नारायण राणे ने पार्टी छोड़ी थी उसके बाद ये भी पार्टी छोड़ सकते हैं। इस बार स्वाभिमान पक्ष उन्होंने निर्माण किया था। ये स्वाभिमान पक्ष लगातार कई बार आक्रामक रवैया अपना चुका है। इससे पहले भी देखा गया था कि मुंबई बीएमसी महानगर पालिका के दौरान उस पानी को लेकर उन्होंने काफी बड़ा हंगामा किया था। उस वक्त स्वाभिमान संगठन के एक कार्यकर्ता की डेथ भी हुई थी। तो ये आक्रामक भूमिका उन्होंने अपनाई जरूर है। लोगों तक ये पहुंचने की कोशिश की है कि कुछ ही वक्त बचे हैं विधानसभा चुनाव के दौरान। उस दौरान जब वो अपने क्षेत्र में जाएंगे तो उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था कि कार्यकर्ता उनसे या फिर लोग पूछ सकते हैं कि अब तक उन्होंने काम क्या किया। एक नाराजगी जताने की कोशिश की, लोगों की जो सहानुभूति है वो लेने की कोशिश की, लेकिन जो रास्ते उन्होंने अपनाए उसे लेकर लोग निंदा कर रहे हैं। जी वसीम, इस पूरे मामले का वीडियो हम देख रहे हैं, तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से नीतीश राणे या उनके हामी इंजीनियर पर कीचड़ बाल्टी में भर के कीचड़ फेंक रहे हैं। तो क्या अब तक पुलिस का कोई एक्शन नहीं हुआ इस पर? देखिए, अभी तक इस मामले को लेकर किसी तरह की शिकायत नहीं दर्ज की गई है। ये इंजीनियर्स है वो शिकायत करने की एक पहल कर रहे हैं और जल्द इस पे हो सकता है कि मामला भी दर्ज कराएं कि जिस तरह से उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हें अपमानित किया है इंजीनियर्स को। इंजीनियर्स काफी, प्रकाश शेडेकर नाम है उनका, जो नंदी पुल के पास पहुंचे थे जानकारी देने के लिए और उस दौरान उनसे जानकारी लेते वक्त पीछे से जो कार्यकर्ताओं ने डब्बे में भरकर जो कीचड़ फेंका है, उसके बाद जो नीतीश राणे ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, जो अपनी जो भड़ास है वो निकाली है। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने रस्सी से बांधने की कोशिश की और पुल के पास खड़े रहे कि यही सवाल नीतीश राणे करते रहे कि ये पुल कब बनेगा। और वसीम, क्या इंजीनियर इस केस में FIR दर्ज कर पाएंगे, शिकायत दर्ज कर पाएंगे या डर के मारे वो भी खामोश बैठ जाएंगे? ऐसा तो अभी फिलहाल नहीं लगता है कि इंजीनियर इस मामले को लेकर किसी तरह की शिकायत नहीं दर्ज करेंगे। वो पहल जरूर कर रहे हैं कि इस मामले की शिकायत की जाए, क्योंकि महज एक इंजीनियर के साथ एक घटना होने के बाद जो उनके जो साथी इंजीनियर्स है वो काफी डरे हुए हैं। उनका ये कहना है कि अगर इसी तरह जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता के सेवक है, अगर उस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे तो लोगों में एक अलग मैसेज जाएगा। तो इसे लेकर हो सकता है कुछ देर में मामला भी दर्ज हो जाए। तो कांग्रेस रुकन असेंबली नीतीश राणे के हामियों ने एक इंजीनियर पर कीचड़ फेंका। जब नीतीश राणे और उनके हामी हाईवे का मुआयना करने गए थे, वहां पर उन्होंने एक इंजीनियर को पुल से बांध कर रखा था और उस पर कीचड़ फेंका। बहुत शुक्रिया वसीम अंसारी इस तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में वाक़या छबल बाग मुगल दौर सल्तनत का एक अजीम शाहकार होने के बावजूद खस्ताहाली और अदम तवज्जुही का शिकार है। मकामी लोग बाग की अंदरूनी हालत से काफ़ी नाला हैं। इसका बराह रास्त असर सयाहती सनत पर भी मुरतब हो रहा है। पेश है मुदस्सिर कादरी की खास रिपोर्ट। अनंतनाग जिले में वाक़े अछबल बाग का शुमार कश्मीर के कदीम तरीन मुकामात में होता है। ये बाग मुगल शहनशाह जहांगीर की मलका नूरजहां ने 1620 में तामीर करवाया था। गुलाब सिंह ने भी अपने दौर में बाग को एक नई शक्ल देने की कोशिश की। ये बाग कुदरती आबी चश्मों और मीठे पानी के झरनों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। अरसे दराज से ये बाग सरकार की अदम तवज्जुही और खस्ताहाली का शिकार है। मामूली सी बारिश में भी सारा बाग तालाब का सा मंजर पेश करने लगता है। बाग से रोजगार हासिल करने वाले लोग इस सूरत हाल से काफी मुतासिर हुए हैं। यहाँ बैठने के लिए जगह ही नहीं है। अगर बात की जाए, यहाँ पे लाइटें लगाई गई है। 1 महीने के बाद उनको नामुमकिन वजूहात की बिना पर बंद कर दिया गया है। फिर आज तक वो चली नहीं। डस्टबिन की अगर बात, पुराने जमाने की डस्टबिन लगी हुई।
बिल्कुल नाकिस्मत है। स्वच्छ भारत मिशन होने के बावजूद भी यहाँ के जो बैतुल खुला बिल्कुल नाकस और नाकार पड़ चुके हैं। दूसरी बात है कि अभी ये टूरिस्ट नक्शे पे है ही नहीं। अगर ये टूरिस्ट नक्शे पे होता तो डायरेक्ट पहलगाम से टूरिस्ट यहाँ पे आ जाते। तो जो यहाँ पे रेड़े फरोश है इनका ये रोज़गार था, लेकिन बाकी इतनी हालत ख़राब है कि ये बेचारे भी आप मतलब मजबूर हो गए कि आप उधर इधर जाने के लिए। अछबल बाग के ऊपरी हिस्से, जिसको बाग बेगमाबाद कहा जाता है, मुगलों की शाहकारी और बने तामीर का बेहतरीन नमूना है। यहाँ मुगल दौरे हुकूमत की तामीरात आज भी मौजूद है और इनमें मुगल हम्माम काबिल जिक्र है। इस पर महकमा आसार कदीमा ने अपना साइन चस्पा किया है, लेकिन इस अजीम मीरास को बचाने के लिए कितने कारगर इक़दाम उठाए गए, ये इस हम्माम की खस्ता हालत से बखूबी मालूम हो जाता है। लोगों के मुताबिक बाग की मौजूदा हालत का असर यहाँ के सयाहती सनत पर काफी पड़ रहा है। विजिटर्स आते थे घूमने के लिए, फिरने के लिए, तो बाकी जो फॉरेन कंट्रीज के भी लोग आते थे, फिल्म इंडस्ट्रीज वाले यहाँ आते थे। लेकिन बदकिस्मती ये है, जब से यहाँ की गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ये लिया, तब से यहाँ के कोई भी जो भी गवर्नमेंट आए उन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आज महकमा कदीम आसारिया की वजह से वो आज खंडरात में तब्दील हो चुका है। मेरी गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस बाग की तरफ थोड़ी सी तवज्जो देकर इसको ज़वाल होने से बचाया जाए। गवर्नमेंट ने कोई तवज्जो नहीं दे रही है इसकी तरफ। आप यहाँ देख सकते हो, टूरिस्ट जब आते हैं तो उनको यहाँ अच्छा नहीं लगता है, वो दूसरी गार्डनों की तरफ रुख करते हैं। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इसकी तरफ ध्यान दे। अछबल कस्बा और उसके गिरदोनवाह का इलाका ज़माने कदीम से हर लिहाज से बेहद अहम रहा है। अब जरूरत इस बात की है कि इस अजीम विरसे को बचाने के लिए ठोस इक़दाम उठाए जाएं। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। अक़लियती तालीमी इदारों और मदारिस इस्लामिया से जुड़े लोगों का मानना है कि अगर दीनी तालीम को दुनियावी तालीम से हम आहंग नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में अक़लियती तलबा के लिए मसाइल मज़ीद पेचीदा हो जाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि ऐसा तालीमी निज़ाम वज़ा किया जाए जिससे मदारिस की मकसदियत भी फौत न हो और नई नस्ल का मुस्तकबिल भी महफूज रहे। आप देखिए लखनऊ से तारिक कमर की एक खास रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। मदारिस की जदीदकारी के पस मंजर में हुकूमत के क्या मंसूबे और मकासद हैं, ये एक अलग मसला है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या वाकई महज मदारिस की तालीम के जरिए मौजूदा अहद में तलबा के समाजी, माशी और दीगर अहम मसाइल हल हो सकते हैं? अगर हो भी सकते हैं तो क्या जिंदगी का वो वक़ार और मयार भी कायम रह सकता है जो दूसरी कौमों और तबकों के लोगों को हासिल है? आज की ज़रूरत ये है कि इंसान जो अपने दीन के साथ जुड़ा हुआ है, आखिरकार वो महीशियत के एतबार से और इकोनॉमी के एतबार से और दुनियावी ज़रूरत के एतबार से भी इक्विप्ड हो, क्वालिफाइड हो, एफिशिएंट हो। इस मामले के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकारें भी मदरसों को मॉडर्नाइजेशन के साथ जोड़ने के लिए काफ़ी वक्त से तहरीक चला रही हैं। और हमें इस बात की बेहद मसरत और ख़ुशी है कि इरम एजुकेशनल सोसाइटी पिछले 50 साल से अपनी कायम होने के पहले दिन से इब्तदा से ही मॉडर्नाइजेशन को मदरसों के साथ जोड़ने का एक ख्वाब भी देखती है और इसको एक मिशन की तरह काम करती है। हुकूमत ने जदीदकारी के नुमा पर मदारिस के तालीमी निज़ाम को तब्दील करने की कोशिश की और अच्छी कोशिश की, लेकिन साथ ही मदारिस का बुनियादी तशख़्ख़ुस और मकसद भी कहीं मुतासिर हुआ। इसलिए अभी तक सरकारी सतह पर किए जाने वाले इक़दामात को मशकूक निगाहों से देखा जाता है। ताहम लोग ये मानते हैं कि बगैर असरी तालीम के सिर्फ मजहबी तालीम जिंदगी के तमाम मसाइल हल नहीं कर पाएगी। कि जिस तरह से मजहबी तालीम ज़रूरी है, इसी तरह से असरी तालीम और मौजूदा दौर की टेक्नोलॉजी, इस सब से जो है मदारिस को भी फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि दोनों इल्म जो है ईश्वर और खुदा के बनाए हुए हैं और सारी इंसानियत के आल मैन काइंड सबके लिए जो है ये बनाया गया है।
अंग्रेज़ी, हिसाब, साइंस, जोग्राफिया, कंप्यूटर, ये सब जो दुनियावी तालीम है ये अपनी जगह पर ये भी बहुत दुरुस्त है। अगर ये सब तालीम नहीं रहेगी तो दुनिया कमज़ोर हो जाएगी, अगर दीन की तालीम नहीं रहेगी तो आखिरत कमज़ोर हो जाएगी। तो दोनों तालीम का हासिल करना ज़रूरी है। अहम पहलू ये भी है कि जब तक तशकीक सफ़र करती रहेगी उस वक्त तक मतलूबा हम आहंगी का हुसूल नामुमकिन है। कहीं न कहीं मदारिस से मुंसलिक लोगों को इस बाब में खुद पेशरफ्त करने की ज़रूरत है। मदारिस के तलबा के लिए दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम कितनी ज़रूरी है इसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। अगर वाकई इन बच्चों को दुनियावी तालीम से महरूम कर दिया गया तो इनका मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकेगा। लिहाजा ज़रूरत इसी बात की है कि कोई ऐसा तालीमी निज़ाम साथ लेकर चलें जिसकी बुनियाद पर इनकी आखिरत तो अच्छी हो ही सके, साथ ही दुनिया में वो सब कुछ इन्हें फ़राहम हो जाए जो दूसरी ज़बानों, दूसरे मज़ाहिब के लोगों को मिल रहा है। कैमरामैन सुधीर जायसवाल के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ।